क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे तो तारा वामीरो कथा। यह गद्य खंड का तीसरा पाठ है। कल हमने इसका कुछ भाग पढ़ा था। आज पेज 80 निकालिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि वामीरो नाम की लड़की जो है वह समुद्र के किनारे गाना गा रही है। इतने में एक समुद्र की ऊंची लहर उठती है, जिससे वह हड़बड़ा जाती है और उसका गाना बीच में बंद हो जाता है। इस पर ततारा नाम के लड़के ने उससे आग्रह किया कि वो गाना को पूरा करे। अब देखिए आगे वो गाना पूरा करती है या नहीं। ऊपर से चौथा पैराग्राफ देखिए। पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। यह तुम भी जानते हो। तारा मनोसुध बुद्ध खोए हुए था। जवाब देने का स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं? तो तारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, धीरता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो। गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। बस अपना नाम बता दो। तारा ने विवशता में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थीं। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? तारा ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अनमनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे तारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम तारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जोहूंगा। जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तारा उससे जाते हुए निहारता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और अपने को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ वह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा था। तारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। तारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाते की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसने
उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह वह भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और उसे खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। धन्यवाद बच्चों, अभी पढ़िएगा और अगले दिन।